डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक ऐसे दौर का चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं जिसको हम लोग एक संकटकालीन दौर के रूप में देख रहे हैं। ख़ास करके अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का जो एक दौर है वो एक संकट से गुजर रहा है और ये प्रक्रिया जो है वो आप कह सकते हैं कि कोरोना या उसके बाद अधिक गंभीर हुई है। इसके पहले भी इस तरह की समस्याएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को लेकर के होती थी, लेकिन आफ्टर कोरोना इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एंड जो और भी संस्थाएं हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। अगर हम आपसे बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों में कई बड़े एग्ज़ामिनेशन में कुछ विसंगतियां या उसमें कुछ त्रुटियां उभर करके सामने आई और जिसको लेकर के स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के बीच में एक निराशा का वातावरण है। अगर हम बात करें तो पिछले बार नीट NEET जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का टेस्ट था, उसमें लगभग 22-23 लाख बच्चे जो है अपेयर हुए थे। उसमें भी कुछ विसंगतियां हुई, कुछ त्रुटियां हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसका समाधान किया गया। इसी प्रकार से आप देखें कि पिछले साल UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में भी एक त्रुटि या 1-2 त्रुटियां देखने को मिली। उसमें एक कैंडिडेट ने जो है गलत अपना कैटेगरी लगाया और उसका लाभ लिया, जिसके बाद UPSC भी जो है काफ़ी सतर्क हो गई और इस बार के एग्ज़ामिनेशन के लिए उसने बहुत कड़े रूल रखे। इसी प्रकार से हम देख रहे थे कि UGC नेट के एग्ज़ामिनेशन को भी कैंसिल किया गया। स्टेट लेवल पे आप जितने भी एग्ज़ामिनेशन को देखें वो भी लगातार कुछ न कुछ चर्चा पे रही है। अभी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 11th to 13th JPSC को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से झारखंड SSC में भी कई बार त्रुटियों को देखने को मिला। अभी मामला माननीय उच्च न्यायालय में है और उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसका क्या समाधान होता है इस पर भी सबकी नज़रें बनी रहेंगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में BPSC को लेकर के भी वहाँ पर भी एक आंदोलन चल रहा था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये सारी चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आई। अभी मामला कोर्ट में है। 18 मार्च को उसकी सुनवाई भी थी जो आगे भी होगी। ये सारे जो एग्ज़ामिनेशन हैं इसमें कुछ न कुछ त्रुटियां उभर के सामने आ रही है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि जहां पर SSC जो सेंट्रल के SSC CGL होते हैं वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स को लेकर के इधर उधर की चीज़ें सुनने को आई। तो ये एक संकट का दौर है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों या कहीं एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हों। दोनों के ऊपर कुछ न कुछ निराशाएं और कुछ चुनौतियां हम देख रहे हैं। अगर हम इसको कहें तो ये एक संक्रमण काल है और संक्रमण काल ये इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है और ह्यूमन जो है जो मनुष्य है उस टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बैठा पा रही है या नहीं बैठा पा रही है। इसी वजह से कई बार समस्याएं उभर के सामने आती है। अभी आप देखेंगे कि बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस या दोनों तरह के गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं। क्या उनमें से आपस में सामंजस्य है या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि आज से 3 या 4 वर्ष पहले जितना ATM की उपयोगिता, ATM मशीन जहाँ से आप पैसे निकालते थे उसकी जितनी उपयोगिता थी, क्या UPI या इस तरह के फ़ोन पे वगैरह आने के कारण क्या उसकी उपयोगिता है? अब आप देखते हैं कि ATM मशीनों में लाइन लगा होता है, नहीं होता है। तो एक संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल के बाद एक नया सवेरा उभर करके ज़रूर सामने आएगा। अगर हम इन सारी चीज़ों पर थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करें तो हमें
यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज़ हैं, जैसे यूपीएससी है, जेपीएससी है, एसएससी है, जेएसएससी है, बीपीएससी है, इनमें भी कुछ त्रुटियां या विसंगतियां देखने को मिली। दूसरा पक्ष जो हमारा कैंडिडेट्स होता है, जो हमारा स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी कुछ न कुछ चीज़ें इधर उधर हुई, विसंगतियां देखने को मिली। और तीसरा पक्ष जो आप कह सकते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ विसंगतियां या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कि सिर्फ हम समस्याओं पर फोकस करते रहें या समस्याओं के जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन हैं हम उस पर फोकस करें। तो सबसे पहले बात तो जब तक हम समस्या को जानेंगे नहीं तब तक हम उसके समाधान के लिए प्रयास नहीं करेंगे और उसके समाधान हमें मिलेगी नहीं। तो हम पहले आपके साथ कुछ समस्याओं को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज़ को लेकर के, तो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज स्टेट के भी हैं और सेंट्रल के भी हैं। सेंट्रल में जो सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन की एजेंसी है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, जो आज भी बिना प्रभावित हुए और बिना किसी त्रुटि के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में त्रुटियां, विसंगतियां, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो आखिर क्यों ये जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसियां हैं वो क्यों आखिर अपना जो 100% है वो नहीं दे पा रही है? इसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि ये सारी एजेंसियां जो है वो अपडेट नहीं हैं। अपडेट का मतलब ये है कि उसने एक फ्यूचर प्लान नहीं बनाया है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे यूथ बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारे पास फॉर्म और एप्लीकेशन आएंगे और बड़ी संख्या में हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इसके लिए हम भविष्य में कैसे प्लानिंग करें, तो इसको लेकर के वो कोई बहुत अपडेट रहती नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो रेस्ट यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, उसमें स्पेशलिस्ट की कमी होती है। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस किसी एजेंसी से हायर करके उसको बना लेते हैं, इसी तरह से उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हायर एजेंसी से बनाते हैं, यानी उनके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। और अगर वो अपने पास कुछ स्पेशलिस्ट को रखे, ज़्यादा नहीं 10 अगर स्पेशलिस्ट को रखे फॉर लॉन्ग टाइम, वही क्वेश्चंस बनाएंगे, वही आंसर उसका की बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इस तरह की जो समस्याएं, क्वेश्चंस लीक की समस्याएं या क्वेश्चंस रिपीटेशन की समस्याएं या लेवल ऑफ क्वेश्चन की समस्याएं हैं, ये लगभग समाप्त हो जाएगी। तो स्पेशलिस्ट को यहाँ पे कमी बहुत बड़े पैमाने पे अखरता है। तीसरी बात यह है कि ऐसे एजेंसियों में संसाधनों की कमी है। ये जैसे 2000 में थे या 2010 में थे, उन्हीं संसाधनों के साथ ही अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन की जब हम बात करते हैं तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव संसाधन और दूसरा जिसको हम लोग मशीन या टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मैन पावर भी इनके पास कम है और जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल पुराना है। इनके पास नए टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की कमी है। इस वजह से आप इस एजेंसी से बहुत अच्छे काम की अपेक्षा नहीं करते। तीसरा बात ये होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें उसके अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है ये कि हमारा इमोशंस होना चाहिए और दूसरा हमारा विल, यानी कि हमें उससे भावनात्मक रूप से लगाव होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब आप यानी जो इन एजेंसियों में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे ये जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट है, ये हमारा कौन लगता है, ऐसे ही कर दो। तो वो भावना के साथ जुड़ करके, वो इमोशंस के साथ जुड़ के, वो विल पावर के साथ जुड़ करके वो एजेंसियां काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है इसके पीछे कारण यह भी हो कि उसमें बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो डिपोटेशन पे आए हों और वो आफ्टर टाइम पीरियड के बाद वापस चले जाएंगे। तो उनको लगता है कि हमें यहाँ पे काम करने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है।
फिर नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है कि निरंतरता की कमी है। आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं या अदर एग्जामिनेशन के संस्थाएं होती हैं, वो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो फिर ऐसे स्थिति में उनके पास जो एक निरंतर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि यूपीएससी लगातार एग्ज़ाम करवाते रहती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो या और भी जो एग्ज़ाम है वो लगातार कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे कंडीशंस में उसके पास एक निरंतरता है। अब आप जेएसएससी की बात करें, वो 6 साल या 8 साल में एक एग्ज़ाम बड़े पैमाने पे कंडक्ट करा रही है, तो ऑब्वियसली कि त्रुटियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक अभी समस्या ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एजेंसीज को ये लगती है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है या जो हमारे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे वो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हम उनको 2 पार्ट में या 2 दिन में कराएं और फिर हम उनको नॉर्मलाइजेशन कर लें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर कितनी भी साफ मंशा से किया जाए तो भी किसी न किसी कैंडिडेट के साथ अन्याय होगा। उसका बहुत सिंपल सा बात है कि अगर किसी एक दिन अगर कोई पेपर टफ है और दूसरे दिन अगर कोई पेपर आसान है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर लीजिएगा, एक इंसाफ नहीं होगा, एक न्याय नहीं होगा। तो फिर ऐसे कंडीशंस में नॉर्मलाइजेशन करने की अपेक्षा आप उस वैकेंसी को 2 भाग में बांट करके ले लीजिए एग्ज़ाम। या देखिए, एक एग्जामिनेशन में कितने बच्चे बैठते होंगे? मैक्सिमम 10 लाख बच्चे बैठते होंगे या 5 to 10 लाख। तो स्टेट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में हज़ारों की संख्या में स्कूल है, सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो ऐसे कंडीशंस में आप एग्ज़ाम एक दिन में लेने में ज़्यादा अच्छा होता है। और यही समस्या अभी बीपीएससी के साथ भी हुई है और एसएससी सीजीएल के साथ भी यही समस्या देखने को आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि असंतुष्टि बढ़ रही है लोगों में। अब हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के बारे में, कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स की क्या कुछ कमियां रही हैं। तो बिल्कुल कैंडिडेट्स की कमियां भी इसमें सम्मिलित है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर के एक ऑप्शन चुनता है कि उसे एसएससी जाना है, जेपीएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, तो उसके लिए कम से कम उसे 2 वर्ष का समय निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आए और तुरंत आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कम से कम 2 वर्ष उसमें देना होगा। दूसरी बात यह है कि आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि सतही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट आउट कोई नोट्स मिल गया, पॉइंट आउट कोई बुक्स मिल गया, आप उसको पढ़ के रट लिए और फिर इसके हिसाब से आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन सफल हो जाए। जबकि वास्तविकता में ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भले फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस विषय की गहनता, उसकी समझ होनी चाहिए। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें या जो उससे संबंधित टेक्स्ट बुक है उनको ज़रूर पढ़ें। तीसरी बात ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कई तरह के गलत रास्ते में चल जाते हैं, कई तरह के बहकावे में आ जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं और इससे जो है वो अपना भी करियर ख़राब करते हैं, बाकी का भी करियर को प्रभावित करते हैं। इधर देखा जा रहा है कि जॉब की कमी या जॉब की निरंतरता नहीं होने के कारण जो उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो भी निम्न स्तर के पोस्ट के लिए अप्लाई करके उस पोस्ट को लेना चाहते हैं, यानी कि जो आप अपने स्तर से बिलो जा कर के काम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई बार देखा है या अभी भी हमने देखा है कि जो एसएससी का टॉपर है या जो इस तरह के छोटे एग्ज़ाम है वो आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई से पास आउट है, तो फिर वो अपने से निचले स्तर पे जा कर के काम करना चाहते हैं। तो ये एक मेंटेलिटी को हमें दूर करना होगा। और अब क्या हो रहा है आज के डेट में, आप देखिएगा कि बच्चे जो है ज़्यादातर यूट्यूब पर निर्भर कर रहे हैं, उनको मोबाइल में हमेशा देखते रहना अच्छा लगता है। और इससे क्या हो रहा है कि जो पुस्तक, जो बुक्स पढ़ते हैं आप, वो बुक्स पढ़ने की जो क्षमता है या बुक्स पढ़ के जो आप चीज़ों को ज्ञान अर्जित करते हैं वो अब कम हो रहा है।
तो इसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि YouTube का सीमित रूप से ही उपयोग करें और अपने जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उसका अध्ययन करें, उसको लिखित नोट्स बनाएं। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो सकते। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या जो एकेडमिक कोचिंग है और एकेडमिक है, उनके बीच सामंजस्य है कि नहीं। तो हमारे यहाँ जो एकेडमिक है यानी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा को करने की जो तरीका है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ तो विश्वविद्यालय में अगर अशोक के धम्म पर लिखना है तो आपको 20 पन्ने में लिखना होगा और वो भी पन्ने गिन करके नंबर देते हैं, जबकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो उसको 200 वर्ड में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डिफरेंस है, इसको पाटने का काम कोचिंग संस्थाएं करती हैं। कोचिंग संस्थाएं एकेडमिक की जो कमियां होती है, एकेडमिक में जो एक प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, उसको कोचिंग जो है वो संस्थाएं दूर करती हैं। लेकिन अगर हम विगत 3-4 साल या 5 साल से देखेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री ने भी अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करने में सफल नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बड़े कोचिंग या कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को दिन भर मोटिवेशन ही देते रहते हैं और जो उनका ज्ञान है, जो क्लासेस हैं, आप क्लासेस को वो कम कर दिए। बच्चे क्या करते हैं कि रील्स एंड मोटिवेशनल लेक्चर्स को देख करके ही वो जाके कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। उनको लगता है कि जो हमारे टीचर हैं, जिनका हम लेक्चर सुन के यहाँ पे आए हैं, वो हमें हमारा जो नैया है वो पार कर देंगे। पर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति दिन भर मोटिवेशनल आपको वीडियो दे रहा है वो क्लास नहीं करते होंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट के पार्ट को संभालते होंगे। तो आप जिससे पढ़ने गए हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं। और ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि आजकल जो है वो ग्लैमर, कोचिंग में जो है एक ग्लैमर, एक रील, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों में जाल में फंस जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोचिंग इंडस्ट्री आजकल क्या कर रहा है, हीरो वर्शिप करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो गया तो उसको हीरो की तरह दिखा रहा है। भाई, आज से पहले भी जब से यूपीएससी का गठन हुआ है 1926 से, उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, तब से वहाँ पे बच्चे तो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, और वहाँ से लेके आज तक हर ईयर लगभग 1000 बच्चे, बीच में 500 बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे थे, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, सब हीरो है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के उसको दिन भर जो है रील और इसके माध्यम से उसको जो है फोकस कर रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। ये एक गलत परंपरा को सेट किया जा रहा है। आप देखते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री आज के डेट में, अगर बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री आज के डेट में क्या कर रहा है कि वो टीचिंग पर, मटेरियल पर, टेस्ट पर खर्च करने की जगह पे वो एडवर्टीज़मेंट पे खर्च कर रहा है। आप सोचिए कि वायजू जैसी संस्था, जो कि कितनी बड़ी संस्था थे, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, कितना खर्च किया, शाहरुख खान को लाया। तो अब ये काम ऑलमोस्ट हर जगह पे हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह पे एडवर्टीज़मेंट पे टीचिंग से ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी इसमें डाउन हुए हैं। एक ग्लैमर को जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यह है कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कई बार कि आज के डेट में क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, आपने देखा होगा फिटजी डूब गया, या बहुत बड़ा कोचिंग था फिटजी, वो ख़त्म हो गया, बायजू ख़त्म हो गया, एंड आईएएस के भी मुखर्जी नगर और पूरी तरह से बंद हो चुका है, एंड राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे कोचिंग्स बंद हो गए हैं, बहुत सारे कोचिंग्स में बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इस इंडस्ट्रीज़ में कि आय प्राप्त करने का एक साधन यूट्यूब बनता जा रहा है। और यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब में आप व्यूज़ के हिसाब से, आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। कई लोगों को 10 लाख, कई लोगों को 20 लाख, इस तरह का पर मंथ इनकम उनका हो रहा है। तो ऐसे में टीचर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे में टीचर्स ये कर रहे हैं कि वो जो एग्ज़ामिनेशन में कंट्रोवर्सी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एग्ज़ामिनेशन में कंट्रोवर्सी होगा, ठीक है ना,
तो इससे क्या होगा कि जो उस एग्ज़ामिनेशन से जुड़े जितने भी छात्र हैं वो उसके वीडियो को देखेंगे, उनके पेरेंट्स उनके वीडियो को देखेंगे, तो उनका व्यूज़ बढ़ेगा और वो इससे अर्न कर रहे हैं। तो अब आप देखिए जेएसएससी की भी अब बात देखिए कि आप देखेंगे कि जेएसएससी में या एसएससी में कैसे करियर बनाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, इस पे आपको शायद यूट्यूब में बहुत कम वीडियो मिलेगा। लेकिन आप जेएसएससी विवाद को लेकर के आज कोर्ट में क्या हो रहा है, आज स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, इसको लेके बहुत सारे वीडियोस हैं और वो सभी वीडियोस के बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। तो टीचर्स जो है आज के डेट में, सिर्फ रांची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में भी यही हो रहा है कि वो उन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो कि कंट्रोवर्सी होती है और इससे क्या होता है कि लार्ज नंबर पे व्यूज़ जाते हैं और उनके अपने अर्निंग होते हैं। तो ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि कोचिंग इंडस्ट्री को आज के डेट में उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और अगर कोचिंग अगर सही से अपना परफॉर्मेंस नहीं देगा तो फिर स्टूडेंट्स और जो एग्ज़ामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उसके बीच एक समन्वय नहीं हो पाएगा और फाइनली रिज़ल्ट जो अफेक्टेड होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा आपको कि हमारा जो उद्देश्य है वो समस्या को केवल उजागर करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो आप ऐसे बात देखें कि अभी आज के डेट में ज़्यादातर गवर्नमेंट, जितने चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके बहुत सारे ऐसे योजनाएं चल रही हैं जिस योजना से एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग जो है लाभान्वित हो रहा है। तो जो सरकारें हैं वो सरकारें उन लाभार्थी वर्ग को खुश करके अपनी सरकारें बना रही हैं, रिपीट कर रही हैं, जो अच्छा भी है, कल्याणकारी। देखिए हमारा जो सरकार है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर है, तो इसमें कोई हम उसमें कटाक्ष नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ ये हो रहा है कि जो हमारा यूथ है उस पर से जितना ध्यान पहले सरकारें जितनी डरती थी यूथ से कि जिस तरफ युवा चलेगा उस तरफ जमाना चलेगा, एक कहावत भी था इस तरह के, वो चीज़ें अब कम हो रही है। अब युवाओं पर सरकार बहुत ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है हमारा तो लाभार्थी वर्ग है ही, हमारा आराम से वोट हमें मिलता रहेगा। तो इस वजह से अब युवाओं के सामने एक समस्या ये है कि वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करे, जॉब भी ले, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ भी ना बने, ये एक बड़ा समस्या है। तो इस समस्या का समाधान बहुत सरल है और आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हों या कर चुके हों तो ऐसे कंडीशंस में आप ज़रूर हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, यानी कि एमए कीजिए, पीजी कीजिए, ठीक है। और जब आप पीजी कर रहे हों तो थोड़ा अच्छा से कीजिए और पीजी करते समय आप इस बात को ध्यान रखिए कि यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए ज़रूर तैयार कीजिए, ज़रूर उसको अपेयर होइए। पिछले साल 2024 में यूजीसी नेट और जीआरएफ का जो टोटल कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ वो लगभग 10,000 स्टूडेंट थे और इन 10,000 स्टूडेंट्स को जो है प्रति माह 37,000 रुपीज़ पर माह दिया जा रहा है 2 साल तक, और अगले 2 सालों से 42,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो क्या होगा कि आप अगले 4-5 सालों के लिए अपने आप को फिनंशियल क्राइसिस से मुक्त रख लेंगे और बाकी तैयारी कीजिए। दूसरी बात है कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों को जो है यूजीसी लेक्चरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया, यानी कि आप जाके कहीं पे पढ़ा भी सकते हैं, और 2.5 लाख को जो है पीजी के लिए सिलेक्ट किया गया। तो इसको ज़रूर देखिए। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जैसे आईआईटी या नीट वगैरह या इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो इंटर के बाद आईएससी के बाद जो है तुरंत जो है बीएससी में एडमिशन ले लें, ठीक है। साइंस से ले सकते हैं आप, साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है स्ट्रीम को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जो साइंस सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, इस तरह के जो एंथ्रोपोलॉजी है, इन सब में एडमिशन लीजिए।
इसके तहत क्या हो रहा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के थ्रू आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत प्रति माह 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो 12 महीने में आपको 60,000 रुपया और 20,000 रुपया आपको किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाएगा, यानी 80,000 रुपये। और ये स्कॉलरशिप आपको अगले 5 वर्षों तक दिया जाएगा। इसी तरह से और भी कई प्रकार के स्कॉलरशिप हैं, उन स्कॉलरशिप को आप लेने का कोशिश कीजिए और अपने स्टूडेंट्स लाइफ में इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचिए, और साथ ही साथ आप जो अपना एम रखे हैं तैयारी करने के लिए उसमें करते रहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बड़ा उपयोगी था वो देने का प्रयास किया। और अगर आपको अच्छा लगा होगा आपको मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेशंस या जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।